वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं आपका एजुकेटर रवि रोशन स्वागत करता हूं आप सबों का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे। और आज आपकी बीएसटी की क्लास होने वाली है। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर को हमने पढ़ लिया था। आज हम शुरू करेंगे अपने नए चैप्टर को जिसका नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेज। जी हाँ, पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेज आज चैप्टर हमारा शुरू होगा। पहली क्लास आज आपकी उसकी लगेगी। होप कि आपको पूरी वीडियो को मैं आसान से आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूं। आज स्लाइड के रूप में हमारी ये वीडियो होगी। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट एंड शेयर एज मोर एज यू कैन। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। सिंपली टाइप देयर रवि रोशन KR6388। तो गाइज आज के इस क्लास में हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइजेस। और जैसा कि हर चैप्टर के शुरुआत में मैं आपको उस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताता हूं, तो यहाँ भी मैं आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बता दूं। पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा जो होगा वो होगा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक और कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद एक्सप्लेन द फीचर ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज जैसे डिपार्टमेंटल, स्टैच्यूरी, कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, पब्लिक एंटरप्राइजेज के कुछ एग्जांपल के बारे में, ये डिपार्टमेंटल क्या होते हैं, स्टैच्यूरी क्या होते हैं, कॉर्पोरेटिव क्या होते हैं, गवर्नमेंट क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे हम पब्लिक सेक्टर के रोल को। फिर हम बात करेंगे ग्लोबल इंटरप्राइजेज के फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे। और एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द अप्रिसिएट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट वेंचर्स। तो ये होगा हमारा इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी पहली ये क्लास और देखते हैं सबसे पहला टॉपिक हमारे इस सेशन में क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें इंट्रोडक्शन की। इसको आपको नहीं पढ़ना है ऊपर वाले को। तो इंट्रोडक्शन जो है हमारा वो लिखा है, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन योर डेली लाइफ। आप हर दिन अपने दैनिक जीवन में कई तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, कई तरह के व्यावसायिक संगठन से होकर गुजरते हैं। ठीक है, आगे लिखा है इन योर नेबरहुड मार्केट, आपके आस पड़ोस के दुकानों में देयर आर शॉप्स ओन्ड बाय सोल प्रोप्राइटर्स। इसमें सोल ओनरशिप की दुकानें होती हैं। बड़े बड़े रिटेल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, कुछ कंपनियां होती हैं। देन देयर आर पीपल प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज लाइक लीगल, कुछ लोग भी होते हैं जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कुछ लोग मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोग लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसी तरह से कुछ और बिजनेस होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा पर्सनस इन्वॉल्व होते हैं। तो वैसे बिजनेस को हम कहते हैं क्या, वैसे बिजनेस को कहा जाता है पार्टनरशिप फर्म, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले ही चैप्टर में पढ़ा दिया। दिस ऑल आर सिमिलरली देयर आर अदर ऑफिसेस और प्लेसेस ऑफ बिजनेस विच में बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब इसी तरह से अभी तक जो आपने अभी हम लोग जिनकी बात करी वो सब के सब प्राइवेटली ऑन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये प्राइवेट फर्म के हाथों में होते हैं, प्राइवेट पर्सनस के हाथों में होते हैं। लेकिन अब हम जिनकी बात कर रहे हैं वो इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन तो होते हैं, लेकिन इनका ऑनर जो होता है वो कौन होता है, हमारी सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है। जैसे रेलवे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी तरह से मैनेज किया जाता है, पूरी तरह से गवर्न किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसी तरह से पोस्ट ऑफिस आपके लोकेलिटी में ज़रूर होगी। हमारा देश भारत जो है सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस वाला देश है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हैं हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो ऑफ डिपेंडेंस ऑफ देयर पोस्टल सर्विसेज पर्टिकुलरली इन सिटीज़ एंड टाउन हैज़ बीन ग्रेटली रिड्यूस। दिस इज़ बिकॉज ऑफ प्लेंटी ऑफ प्राइवेट कुरियर सर्विसेज फर्म्स ओपनिंग इन बिगर टाउन्स। अब कह रहा है कि हमारा जो ये पोस्टल सर्विस है इसमें कुछ कमी आई है, और मैं तो कहूँगा कि कमी नहीं आई है। एज ए बुक अगर आप पढ़ें तो यहाँ बताया गया कि चूँकि बैंकिंग सर्विसेज जो है बैंक के द्वारा प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। अलग अलग बहुत सारी हमारी कंपनियाँ हैं जो आसानी से कुरियर इधर से उधर आसानी से बहुत जल्दी चला जाता है, बहुत कम कॉस्टिंग में। तो हम लोग किसी भी काम को इसलिए करते हैं ताकि वो जल्दी से हो जाए, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ भी वही लिखा है कि इन सब के कामों में थोड़ा बहुत चेंजेस तो ज़रूर आया है, लेकिन मैं कहूँगा कि आजकल क्या होता है कि पोस्ट ऑफिस में बैंकिंग सर्विस शुरू कर दी गई है। वहाँ भी आपको कार्ड, जैसे क्रेडिट कार्ड बैंक के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, वैसे वहाँ भी एक कार्ड आपको मिलता है। आप आसानी से अपने अकाउंट से उससे शॉपिंग कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ काम बढ़ाया गया है पोस्ट ऑफिस का, और पोस्ट ऑफिस अभी भी चल रहा है। भले ही चिट्ठी का ज़माना नहीं रहा, अब चिट्ठियाँ नहीं आया जाया करती हैं, लेकिन और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हमें पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करती हैं, और ये चल रहा है। देयरफॉर यू मे ऑब्जर्व्ड दैट ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डूइंग बैलेंस बिजनेस इन द कंट्री वेदर दे आर पब्लिक, पार्टनर्स और ग्लोबल। तो आपने देखा कि इस तरह की कई ऐसी सेवाएं हैं, कई ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं
जो हैं हमारे कंट्री में, वेदर इट इज़ पब्लिक, वेदर इट इज़ प्राइवेट और वेदर इट इज़ एन ग्लोबल। मतलब अगर वो पब्लिक है फिर भी, प्राइवेट है फिर भी, चाहे वो ग्लोबल ही क्यों ना हो। अब बात आती है कि ग्लोबल इंटरप्राइजेज क्या है। तो वैसे इंटरप्राइजेज, वैसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका बिजनेस एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में सक्सेसफुली रन होता हो, उनको हम ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे लिखा, इन दिस चैप्टर वी शैल बी स्टडिंग हाउ द इकोनॉमी इज डिवाइडेड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमी को, ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे वर्गीकृत किया गया है दो सेक्टर्स में, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स आते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, देयर रोल एंड दैट ऑफ द ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इसके साथ ही हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस की बात करेंगे, पब्लिक एंटरप्राइजेस की बात करेंगे और इनके रोल की बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर और एंड पब्लिक सेक्टर। तो देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल और लार्ज। मतलब हर तरह के व्यावसायिक संगठन होते हैं, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों, इंडस्ट्रियल हो या ट्रेडिंग हो। इंडस्ट्रियल और ट्रेडिंग में क्या अंतर है? तो इंडस्ट्रियल में खुद से वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, जबकि ट्रेडिंग में पहले से मैन्युफैक्चर्ड माल हम मंगवाते हैं और उसको फिर बेच के मुनाफा कमाते हैं। प्राइवेटली ओन्ड हो सकता है, गवर्नमेंट ओन्ड हो सकता है। इन आवर कंट्री दीज ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट आवर डेली इकोनॉमिक लाइफ एंड देयरफॉर बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे दैनिक जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। सिंस द इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ बोथ प्राइवेटली ओन्ड एंड गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस एंटरप्राइजेज, चूँकि भारतीय अर्थव्यवस्था में दोनों तरह के व्यावसायिक संगठनों का, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, दोनों तरह के व्यावसायिक संगठनों का बहुत बहुलता है। सो इसे हम, इट इज़ नोन एज द मिक्स्ड इकोनॉमी, इसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हों। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑप्टेड फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज आर अलाउड टू ऑपरेट। द इकोनॉमी देयरफॉर मे बी क्लासिफाइड इनटू टू सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। तो इसीलिए अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांट के हम पढ़ सकते हैं, जिसमें एक होगा हमारा पब्लिक सेक्टर, दूसरा होगा प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, द प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब प्राइवेट सेक्टर को जो बिजनेस होते हैं वो या तो किसी इंडिविजुअल के द्वारा, किसी एक आदमी के द्वारा, या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी में होता है, हिंदू फैमिली में होता है। इसमें क्या होते हैं, एक से ज़्यादा लोग होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, हमने पढ़ लिया है पहले ही, एज यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर। ठीक है, द सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव एंड कंपनी। ठीक है, इसी तरह से हम बात करें अगर पब्लिक सेक्टर की, तो पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, कई तरह के संस्थाएं होती हैं इसमें जो मैनेज की जाती हैं, जिनका स्वामित्व सरकार का होता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन में ईदर भी पार्टली और होली ऑन्ड, जरूरी नहीं कि इसमें पूरी पूरी हिस्सेदारी सरकार की हो। कभी कभी कुछ संगठन ऐसे होते हैं जिसमें कुछ एक हिस्सेदारी सरकार की होती है, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल हो। दे मे आल्सो बी ए पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री और कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय ए स्पेशल एक्ट। कभी कभी किसी स्पेशल एक्ट के पास करने के बाद, ठीक है, या किसी मिनिस्ट्री के द्वारा किसी खास ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाता है। ठीक है, आगे लिखा, द गवर्नमेंट थ्रू दिस एंटरप्राइजेज पार्टिकुलरली इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री, द गवर्नमेंट इन इट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी resolution from time to time decline the area of activity in which the private sector and public sector are allowed to operate. Industrial Policy Resolution 1948, the Government of India had specified the approach towards development of the industrial sector. मतलब कि हमारी भारत सरकार जो है इसने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन रिजोल्यूशन एक्ट 1948। इसमें भारत सरकार ने अप्रोचेस बताए हैं कि किस तरह से हम अपने, चाहे वो हमारा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे हमारा पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों के हितों में किस तरह से उनकी रक्षा की जाए, उनके हितों की, और किस तरह से उनको बढ़ावा दिया जाए। आगे है, को छोड़ दीजिए, आप आ जाइए आगे। द पब्लिक सेक्टर वॉज गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस बट एट द सेम टाइम म्यूचुअल डिपेंडेंसी ऑफ emphasized. The 1991 industrial policy was radically different from all the earlier policy where the government was deliberating disinvestment of public sector and allowing greater freedom to public sector, private sector। मतलब कि पब्लिक सेक्टर को
तो सरकार ही चलाती है। प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारी विशेषताएं मिली हुई हैं, बहुत सारे विशेषाधिकार मिले हुए हैं, जिसके लिए अलग अलग एक्ट टाइम टू टाइम पास किए गए हैं। तो अब डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए, एफडीआई के जरिए, ठीक है, इन सब के जरिए प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। 10 मल्टीनेशनल, अब हमारे यहाँ एफडीआई के जरिए बहुत बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियाँ भी आ गई हैं, जिससे उनमें हमारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। फिर हम लोग मतलब हमारे देश के लोगों को रोज़गार भी मिलता है, हमारी इकोनॉमी मजबूत होती है। तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। अब हम फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ओर बढ़ेंगे और इसमें हम बात करेंगे पब्लिक एंटरप्राइजेज की, जिसको हम सरकारी संस्थाएं बोलचाल की भाषा में कहते हैं। गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ द कंट्री नीड सम काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क टू फंक्शन। यू हैव स्टडीड अबाउट द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द प्राइवेट सेक्टर, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव एंड कंपनी। हमने प्राइवेट सेक्टर फर्म में लगभग सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पिछले चैप्टर में पढ़ ली थी। प्राइवेट में पार्टनरशिप फर्म आपके आते हैं, सोल ओनरशिप फर्म आते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक सेक्टर की कि पब्लिक सेक्टर की। सबसे पहले एक डायग्राम के जरिए आपको इन चीज़ों को समझाया जाएगा। ये रहा हमारा डायग्राम। इसमें देख लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था चूँकि मिक्स्ड इकोनॉमी है, जैसा कि अभी अभी हमने डिस्कस किया, तो इसमें पब्लिक सेक्टर एक तरफ है, दूसरी ओर प्राइवेट सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर में फिर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट कंपनीज़, इन दो भागों में इनको बांट दिया गया, और तीसरा है स्टैच्यूटरी कंपनीज़, ठीक है। जबकि दूसरी ओर प्राइवेट सेक्टर की ओर आप देखेंगे तो हमने अभी अभी जिसकी बात की, सोल ओनरशिप, पार्टनरशिप, ठीक है, स्ट्रक्चर, ये आ गया। तो इसमें कंपनी को दो भागों में बांटा गया है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, ठीक है। बढ़ेंगे हम आगे अपने इस चैप्टर में। इन द पब्लिक सेक्टर एज इट ग्रोज, an important question arises in respect of how is it to be organized, of what form of organization it should take. The government has a major role to play in the formation of the public sector. अब बात आती है कि पब्लिक सेक्टर का फॉर्मेशन कैसे हो, इसको मैनेज कैसे किया जाए, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, और हम तो कहेंगे कि कम्प्लीटली उन्हीं का रोल होता है। बट द गवर्नमेंट एक्ट्स थ्रू इट्स पीपल, इट्स ऑफिसेस, एम्प्लॉयज़, एंड दे टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस, ठीक है। Public enterprises were formed by the government to participate the economic activities of the country. They are expected to contribute to the economy development of the country in today's liberalized competitive world. आज के इस competitive world में जहाँ liberalization, privatization और globalization का ये हमारा वर्ल्ड है, नई आर्थिक नीति आने के बाद ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपने उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मतलब हमने उस पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती प्रदान करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा विकास लाएं अपने देश में। दे आर इन कैरेक्टराइज्ड बाय पब्लिक ओनरशिप, पब्लिक फंड्स बीइंग यूज्ड इट्स एक्टिविटीज़ एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अ पब्लिक एंटरप्राइजेज may take any particular form of organization depending upon the nature of its the government. The stability of particular form of organization would depend upon its requirement. मतलब कि इसकी सूटेबिलिटी जो है कि किस तरह की पब्लिक प्राइवेट फर्म होगी, ये पब्लिक फर्म होगी, ये तो ये डिपेंड करता है उस फॉर्म के ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट्स पे। At the same time, in accordance with general principles, any organization in the public sector should ensure organizational performance, productivity and quality standard. The form of organization which a public enterprises may take are following. मतलब कि पब्लिक एंटरप्राइजेज में तीन भागों में बांट के हम इसको पढ़ सकते हैं, जिसमें पहला है हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है, जिसमें किसी खास डिपार्टमेंट के अंतर्गत कोई फर्म आता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन आता है वो। दूसरा है स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक, और तीसरा है हमारा गवर्नमेंट कंपनीज। तो आइए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को देखते हैं क्या होता है ये। तो दिस इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेज। ये सबसे पुराना, ठीक है, और सबसे पुराना, सबसे ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट पब्लिक एंटरप्राइजेज का। दिस एंटरप्राइजेज आर एस्टेब्लिश्ड एज departmentals of ministry and considered part of an extensive of ministry itself. The government functions through the department and the activities performed by them are integral part of the functioning of the government. मतलब कि सरकार के किसी खास मिनिस्ट्री के द्वारा, किसी खास मंत्रालय के द्वारा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाता है, ठीक है। इसमें भी ऑफिसर्स होते हैं, इसके एम्प्लॉय होते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाते हैं। दिस अंडरटेकिंग में भी अंडर द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, चाहे ये राज्य सरकार के अधीन हो, चाहे ये केंद्र सरकार के अधीन हो,
ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ दिस अंडरटेकिंग आर रेलवेज एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स डिपार्टमेंट। इसके उदाहरण हैं हमारे रेलवे, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, पोस्टिंग डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट, ठीक है। अब इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन की क्या विशेषताएं हैं? तो पहला है द फंडिंग ऑफ दिस एंटरप्राइजेज कम डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी एंड एन एनुअल अप्रोप्रिएशन फ्रॉम द बजट ऑफ द गवर्नमेंट। द रेवेन्यू अर्न्ड बाय दिस इज ऑल्सो पेड इनटू द ट्रेजरी। मतलब हर साल हर महीने इसमें गवर्नमेंट फंड के द्वारा, गवर्नमेंट की ट्रेजरी के द्वारा पैसा आता है। इसके अलावे हर साल जब बजट पास होती है तो उस बजट में इस डिपार्टमेंट के लिए एक अलग से बजट पास की जाती है और वहाँ से भी इनको फंडिंग मिल जाती है। दूसरा है दे आर सब्जेक्ट टू अकॉर्डिंग द ऑडिट कंट्रोल एप्लीकेशन ऑफ टू अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। मतलब इसमें अकाउंटिंग और ऑडिटिंग कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ की होती है। तीसरा है द एम्प्लॉयर ऑफ द इंटरप्राइजेज आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड देयर रिक्रूटमेंट्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस आर द सेम एज दैट द अदर एम्प्लॉय डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट। मतलब इसमें जो एम्प्लॉय होते हैं, इसके जो ऑफिसर्स होते हैं, उनकी नियुक्ति सरकार करती है और बाकी सरकारी ऑफिसर्स की तरह, बाकी सरकारी विभाग की तरह यहाँ भी उनके सारे नियम कानून, उनके सारे रूल्स उसी के अकॉर्डिंग फॉलो किए जाते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स एंड सिविल सर्वेंट्स हु आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मिनिस्ट्री टू अनदर। आईएएस जो होते हैं, रिटायर्ड आईएएस हों चाहे सर्विस पीरियड में हो, उन सबको अलग अलग मिनिस्ट्री में हमेशा ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। इट इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी ए मेजर सब डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इज सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्टर। और जनरली ऐसा विचार किया जाता है, ऐसा कंसीडर किया जाता है कि ये जो है मिनिस्ट्री के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है। फिफ्थ हमारा जो फीचर्स है इसका वह है दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री सिंस देयर मैनेजमेंट इज डायरेक्टली अंडर द। अब इसकी जिम्मेदारी कहाँ जाएगी? तो भाई जो लोग इसके थिंक टैंक होंगे उन्हीं के पास तो इसकी जिम्मेदारी जाएगी। तो यहाँ चूँकि मिनिस्ट्री के द्वारा इसका अंडरटेकिंग होता है पूरी तरह, तो ये मिनिस्ट्री के पास ही इसकी अकाउंटेबिलिटी भी जाती है। मेरिट्स को हम देखेंगे। पहला मेरिट्स है हमारा दिस अंडरटेकिंग फैसिलिटेशन वेयर पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ दियर ऑपरेशन। दिस इंश्योर ए हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पूरी तरह से सरकार की भागीदारी होती है। उसके अलावा ऊपर लिखा है कि यहाँ पे जो भी रूल्स होते हैं, जो भी फैसिलिटीज़ होते हैं, वो पार्लियामेंट में इसकी चर्चा होती है, पार्लियामेंट में उसके बारे में विचार किया जाता है। द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द एंटरप्राइजेज गोज डायरेक्टली टू द ट्रेजरी ऑफ हैंड्स द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। ये भारत सरकार के सोर्स ऑफ इनकम की तरह काम करता है। यहाँ पे आय का स्रोत ये बन जाता है क्योंकि पैसा सीधे उनके यहाँ चला जाता है। वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज़ कंसर्न्ड दिस फॉर्म इज़ मोस्ट सूटेबल। जहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है वहाँ पे ये फॉर्म सबसे सूटेबल होता है क्योंकि ये डायरेक्ट किसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। लिमिटेशन अब हम देखेंगे तो पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फेल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव पाया जाता है विच इज़ एसेंशियल फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के स्मूथ ऑपरेशन के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। दूसरा है द एम्प्लॉयज़ और breeds of department of such undertakings are not allowed the important independent decision। मतलब इसमें स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए वो जो है स्वतंत्र नहीं होते हैं। यहाँ पहले गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना पड़ता है तब जाके वो अपना डिसीजन ले पाते हैं। दिस लीड्स टू डिलेज, तो इसके कारण देरी होती है, ये भी इसका एक लिमिटेशन है। तीसरा है दिस एंटरप्राइजेज आर अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ the bureaucrat over costs and conservatism approval does not allow them take risky venture। फोर्थ है there is red tapeism in day to day operations। दिन प्रतिदिन के काम में रेड टैपिज्म होता है जहाँ नई नई फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, काम में देरी आती है, डिले होता है। there is a lot of political interference through the ministry, और इसमें मिनिस्ट्री के द्वारा बार बार हस्तक्षेप किया जाता है। और लास्ट है दिस ऑर्गेनाइजेशन आर यूजुअली insensitive to consumer needs and do not provide adequate services to them। पब्लिक के हित का ख्याल जनरली इसमें नहीं रखा जाता है, ठीक है, और उनके लिए ये सेंसिटिव नहीं होते हैं, इसीलिए उनके लिए एडिक्वेट सर्विस प्रोवाइड करने में ये फेल हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या है? तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर पब्लिक एंटरप्राइजेज थ्रू द एग्जिस्टेंस बाई ए स्पेशल एक्ट। जैसा कि अभी हमने कहा कि पार्लियामेंट में जब कोई स्पेशल एक्ट पास हो जाए तो वहाँ पे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो है वो बन जाता है, ठीक है। वहाँ पे उन रूल्स को, उन रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। तो ये भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आता है। दिस इज़ कॉरपोरेट बॉडी इंटायरली बाय लेजिस्लेटर
with defined powers and functions and is financially independent with a clear control over a specified area or a particular type of commercial activity। मतलब ये पूरी तरह से ये भी जो है सरकार के अधीन होता है, सरकारी खजाने से इसको चलाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो है सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे थिंक टैंक जो होते हैं वो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं। फीचर्स की हम बात करें तो पहला फीचर्स है आपका कि ये स्टैच्यूटरी कोऑपरेशन होता है, तो एक खास एक्ट के अंतर्गत, पार्लियामेंट के किसी खास एक्ट के अंतर्गत इसका फॉर्मेशन होता है। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज हॉली ऑन्ड बाय द स्टेट, ये पूरी तरह से राज्य सरकार राज्य सरकार के ही अधीन होता है। एट द सेम टाइम द स्टेट ऑल्सो हैज़ टू बियर द लॉसेस, तो जो प्रॉफिट होती है वो राज्य सरकार के खाते में जाती है, जो लॉस होती है वो भी उन्हीं को बेयर करना पड़ता है अगर कोई होता है तो। तीसरा है स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन ऑफ ए बॉडी कॉर्पोरेट एंड कैन sue and be sued, enter into contact, this type of enterprises usually। और अगला है स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन इज नॉट सब्जेक्ट टू द सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर अप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इट इज़ ऑल्सो द कंसर्न विद द सेंट्रल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ भी केंद्र सरकार के द्वारा बजट में इनके लिए पैसों का प्रावधान, फंड का प्रावधान कर दिया जाता है। तो और भी कई फीचर्स हैं जिसको आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और जो भी दिक्कतें आएंगी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। पीडीएफ के लिए और नोट्स के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, तो आपको अपना नाम व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, व्हाट्सएप नंबर के साथ मेंशन कर देना है कमेंट बॉक्स में। मैं ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से आपको ऐड कर दूंगा, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।